250 साल की गुलामी, अनगिनत कुर्बानियां और फिर जाकर मिली आज़ादी। ये कहानी हम सब ने सुनी है, पर कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को घुटनों पर कैसे ला दिया? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ था शक्तिशाली मुगल साम्राज्य जिसकी दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में थे, और दूसरी तरफ कुछ व्यापारी जो एक छोटे से द्वीप से आए थे। तो फिर ये कैसे हुआ कि व्यापारी शासक बन बैठे? ये कहानी किसी पहेली से कम तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, 16वीं सदी में इन दोनों की आपस में कोई तुलना ही नहीं थी। भारत, जिसे सच में सोने की चिड़िया कहते थे, दुनिया का लगभग 1/4 सामान बनाता था। यहाँ अकबर जैसे शहंशाह का राज था। और ब्रिटेन, वो तो सिविल वॉर में फंसा एक छोटा सा देश था, जिसकी इकोनॉमी खेती पर चलती थी। हालत तो ये थी कि उनके नाविक दूसरे देशों के जहाज लूटकर गुजारा करते थे। मतलब जमीन और आसमान का फर्क था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में वो भारत आए ही क्यों? जवाब बहुत सीधा है, पैसा। उनका पहला मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार और मुनाफा कमाना था, और भारत की अमीरी की कहानियां उन्हें चुंबक की तरह यहाँ खींच लाई थीं। तो कहानी शुरू होती है साल 1600 में, जब करीब 200 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन उस वक्त पुर्तगालियों का दबदबा था, तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। पर अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। वो लगे रहे, एक के बाद एक बेहतर सौदे पेश करते रहे, और आखिरकार उनकी जिद काम कर गई। जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत दे ही दी। और इजाजत मिलते ही कंपनी ने तेजी से अपने पैर फैलाए। सूरत, मुंबई, चेन्नई, हर जगह फैक्ट्रियां खुलने लगी। उन्होंने लोकल लोगों को नौकरियां दी, अच्छी सैलरी दी, और देखते ही देखते लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए। उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, और इसी मुनाफे ने उनके मन में लालच का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक पेड़ बनने वाला था। अब उनकी नज़र सिर्फ व्यापार पर नहीं, सत्ता पर थी। और बस इसी लालच ने उनसे एक बहुत बड़ी गलती करवा दी। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब अंग्रेजों की ये बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा सीधे सीधे मुगल साम्राज्य से जा टकराई। साल था 1686। अंग्रेजों ने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही समझ लिया और सीधे मुगल सम्राट औरंगजेब को ही चुनौती दे डाली। नतीजा, मुगलों ने उन्हें ऐसी हार दी कि वो हमेशा याद रखें। ये एक ऐसी करारी हार थी जिसने अंग्रेजों को एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सबक सिखाया। वो सबक ये था कि वो मुगलों को सीधी लड़ाई में कभी नहीं हरा सकते। तो अब सवाल ये था कि अगर ताकत के बल पर नहीं, तो फिर भारत पर कब्जा होगा कैसे? इस सवाल का जवाब उन्हें मिला एक नई और ज्यादा घातक रणनीति में। फूट डालो और राज करो। मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं, बल्कि अंदरूनी दुश्मनी का फायदा उठाकर ताकतवर को कमजोर करना और फिर उस पर कब्जा कर लेना। और देखिए किस्मत का खेल। जंग हारने के बाद अंग्रेज औरंगजेब के कदमों में आकर गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने माफी मांगी और औरंगजेब ने उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें माफ कर दिया। उस वक्त ये शायद एक रहमदिल फैसला लगा हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि यही माफी मुगल साम्राज्य के ताबूत में पहली कील साबित हुई। इसी माफी की वजह से अंग्रेजों को वो वक्त और मौका मिल गया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। वो भारत में बने रहे, चुपचाप अपनी नई रणनीति पर काम करते रहे। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया, औरंगजेब की मौत। उनके जाते ही इतना बड़ा साम्राज्य अंदर से बिखरने लगा। औरंगजेब की मौत के बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। गद्दी के लिए शहजादों में लड़ाइयां होने लगीं। जो भी बादशाह बना वो इतना कमजोर था कि उसने अंग्रेजों को बिना टैक्स के व्यापार करने जैसे बड़े बड़े अधिकार दे दिए। और रही सही कसर 1739 में फारस के हमले ने पूरी कर दी, जिसने दिल्ली को लूटकर पूरी तरह तबाह कर दिया। मतलब एक के बाद एक झटकों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। पता है, फारसी आक्रमणकारियों ने मुगल बादशाह से दिल्ली वापस देने के लिए क्या वसूला? उस जमाने में लगभग 2 करोड़ रुपए और अनगिनत बेशकीमती हीरे जवाहरात। इस एक लूट ने मुगलों की कमर तोड़ के रख दी थी। और इस कमजोर, बिखरे हुए और कंगाल हो चुके साम्राज्य को देखकर अंग्रेजों को अपनी फूट डालो और राज करो की रणनीति को आजमाने का सुनहरा मौका मिल गया।
इस रणनीति का सबसे पहला और सफल इस्तेमाल उन्होंने किया बंगाल में। उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में नाराज लोगों को ढूंढा और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाना। उसे बंगाल की गद्दी का लालच दिया गया। नतीजा, प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने अपनी ही फौज को धोखा दिया और अंग्रेज लगभग बिना लड़े ही जंग जीत गए। और इनाम में धोखेबाज सेनापति को बंगाल का नया कठपुतली नवाब बना दिया गया। और ये तो बस शुरुआत थी। बंगाल की ये जीत एक ऐसा फॉर्मूला बन गई जिसे अंग्रेजों ने पूरे भारत में इस्तेमाल किया। 1764 में बक्सर में 3 राजाओं की मिलीजुली सेना को हराया। दक्षिण में निजाम और मराठों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और जब दोनों कमजोर हो गए तो उनके इलाके हड़प लिए। उन्होंने भारत के ही ताकतवर जमींदारों को भी अपने साथ मिला लिया ताकि सत्ता को अंदर से ही तोड़ा जा सके। इस तरह एक-एक करके उन्होंने पूरे भारत पर अपना जाल बिछा लिया। और मुगल वंश के लिए इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद था। 1857 का विद्रोह मुगल सत्ता को बचाने की एक आखिरी बड़ी कोशिश थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुके थे और दुख की बात यह है कि अपने ही भारतीय सहयोगियों की मदद से उन्होंने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और इसी के साथ भारत में मुगल युग का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून की एक जेल में भेज दिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। सोचिए, 300 साल तक हिंदुस्तान पर राज करने वाले एक राजवंश का अंत एक गुमनाम जेल की कोठरी में हुआ। तो अंत में सवाल यही है, क्या भारत की गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की चालाकी का नतीजा थी या फिर ये मुगल साम्राज्य की अपनी गलतियां, उनकी अंदरूनी लड़ाइयों और औरंगजेब की उस एक माफी का भी नतीजा था? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज्यादा हम सब के लिए एक सबक में छुपा